दोस्तों 5 के फंडे में फिर से एक बार मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द एंशिएंट रिचुअलिस्टिक आर्ट एंड डांस फॉर्म ऑफ केरला मुथप्पान थेय्याम। 1. Vannan, a scheduled caste community, have traditional rites to perform it. 2. Muthappan, a hunter god believed to be personification of Vishnu and Shiva. Answer is C. Both 1 and 2 are correct. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि जिस ढंग से अभी इंडिया में प्रॉब्लम चल रहा है, डिस्टर्बेंस से चल रहा है ना, इंटरफेथ के इसमें उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट जो है कम्युनिटी वन्नाम ये परफॉर्म कर सकती है ट्रेडिशनल राइट से, लेकिन मुथप्पान ये रीइंकारनेशन ऑफ विष्णु और शिवा माना जाता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें दिखता है कि अनटचेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे दिखता नहीं है। न्यूज में इसलिए आया दोस्तों कि रिसेंट वीडियो ऑफ थेय्याम आर्टिस्ट कंसोलिंग स्ट्राइकन मुस्लिम वुमन हैड ओन हार्ट्स, ये आपको पोस्टर में दिख रहा होगा। अभी और एक खास बात है कि हमने ये देखा कि ये हिंदू गॉड के बारे में रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहा है आर्टिस्ट वो किसको ये कर रहा है, मतलब समझा रहा है, उसको कंसोल कर रहा है मुस्लिम वुमन को। तो यहाँ पे हम इंटरफेथ की हार्मोनी देखते हैं। नियरली 400 फॉर्म्स ऑफ थेय्याम वर्शिप अक्रॉस द टेम्पल श्राइन्स जो है कहाँ पे होता है, कुन्नूर और कासरगोड जो दो डिस्ट्रिक्ट है केरला के वहां होता है। इन जनरल यदि केरला में देखा जाए तो थोड़ा हिंदू टेम्पल जो है बड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और इन जनरल दे आर प्रोहिबिटिंग द एंट्री ऑफ नॉन हिंदूज। लेकिन मुथप्पान की श्राइन है पर्टिकुलरली पारासिन की कडाऊ जो है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट का, ये सभी के लिए ओपन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां पे अभी हालात बिगड़े हैं बगल के कर्नाटक में हमने देखा है ना, हिजाब्रो, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी फेथ के लिए ओपन है। ट्रेडिशनल राइट्स अभी किसके होते हैं, ट्रेडिशनल राइट्स पर्टिकुलरली प्रसादम के यानी प्रसाद देने के ट्रेडिशनल राइट्स ये मुस्लिम्स को दिए हैं। पहले हमने देखा ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ परफॉर्म शेड्यूल कास्ट, यहाँ पे ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ प्रसादम मुस्लिम्स। तो इसी द सिंथेसिस ऑफ द इंडियन रिलीजन फेथ जो है उसका सिंथेसिस देखते हैं। ये बाकी हिंदू टेम्पल जैसा नहीं, यहाँ पे ऑफरिंग ये लिकर और ड्राइड फिश की जाती है, लेकिन पिलग्रिम को साथ में बॉइल्ड ग्राम, स्लाइसेस ऑफ कोकोनट और कप्स ऑफ स्टीमिंग टी मिलता है। यानी ये जो है पूरा एक तरफ से हम देखते हैं कि जो ट्राइबल कल्चर है डाइटी को देने का वो यहाँ पे दिखते हैं, और दूसरे तरफ जो देख रहे हैं कि मॉडर्न एलिमेंट जो है, मतलब जहाँ पे प्योरिटी ऑफ फूड होता है वो यहाँ पे पिलग्रिम को दिया जाता है। तो देयर इज वी आर सीइंग द सिंथेसिस ऑफ वेरियस कल्चर्स, वेरियस फेथ्स इन दिस ट्रेडिशन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर। कंट्री और करेंसी दिया है, यूक्रेन की हर्निया, ईरान रिया, बल्गारिया लेव और माल्डोवा ज़्लोटी, है ना, ऐसा दिया है। देखते कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। आंसर इज डी, मोल्डोवा नॉट हैविंग करेंसी कॉल्ड एज ज़्लोटी। ज़्लोटी किसका है देख लेते हैं। तो ज़्लोटी ये जो है पोलैंड की है, मोल्डोवा की लेव है, और लेव जो है बल्गेरिया की। थोड़ा सा ध्यान में रखो, सरीका है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि अभी वो एरिया जो है ये वॉर कंडीशन में है। न्यूज में थोड़ा अलग है। ईरान ऑफर्स टू मीट इंडियाज एनर्जी नीड्स, है ना। रीलॉन्चिंग ऑफ द रूपी रियाल ट्रेड बार्टर सिस्टम टाइप का, एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस। रीलॉन्च विल टच द $30 बिलियन, ये माना जाता है बायलैटरल ट्रेड बढ़ सकता है। अब खास बात है कि ईरान जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, लेकिन न्यू दिल्ली ने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे उन्होंने न्यूक्लियर डील के कॉन्टेक्स्ट में खुद को विड्रॉल कर डाला था और ईरान पर सैंक्शन इंपोज कर डाले थे, पर्टिकुलरली ऑयल एक्सपोर्ट पर। इसलिए हमने ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है अपना ईरान से बंद कर दिया गया है ना। अब ये कंडीशन में ईरान चाहता है कि फिर से यदि ये ओपन होता है तो बात बन सकती है। इसका फायदा यह है कि कोई थर्ड पार्टी इसमें रहेंगी नहीं और थर्ड पार्टी की कॉस्ट यहाँ पे रहेगी नहीं,
ऑब्वियसली जैसे डॉलर में कन्वर्ट करना वगैरह इसका कोई जरूरत नहीं रहेगी, तो इट विल बी बेनिफिशियल, ये फायदेमंद रह सकता है। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो क्वेश्चंस लिया कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन, हैबिटेट ऑफ गोल्डन लंगूर, ए आसाम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। आंसर इज ए, आसाम इज हैबिटेट ऑफ गोल्डन लंगूर। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि स्टडी रिवेल्स मेजर डिक्लाइन इन द गोल्डन लंगूर टिचिपिथेकस गियाई हैबिटेट। पेपर सबमिट हुआ है, फ्यूचर साइमुलेटेड लैंडस्केप प्रेडिक्ट हैबिटेट लॉस फॉर द गोल्डन लंगूर, अ रेंज लेवल एनालिसिस ऑफ एंडेंजर्ड प्रीमेट। ये कौन सा प्रीमेट है, एंडेंजर्ड लिस्ट में है भाई, है ना। एक्चुअली ये कहाँ मिलता है, तो इट्स फाउंड इन अ लोलैंड ग्रीन, सेमी ग्रीन एंड रिपेरियन मॉइस्ट डेसिडुअस एंड साल डोमिनेटेड moist deciduous forest in the Brahmaputra river valley and the foothills of the Black Mountains of the Bhutan, है ना। अभी यदि भूटान में देखा जाए तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में दिखता है, ये सिरांग है, सारपांग है, झेमग्यांग है, त्रोंगसा है, ये डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। और आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चिरांग, कोकराझार, धुबरी और बोंगाईगांव, ये डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है। लेकिन इंडिया में ये फ्रैगमेंटेड और आइसोलेटेड पैचेस में मिलता है। एट प्रेजेंट एरिया सिर्फ जो है ये बचा है 12,265 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज अबाउट 18.49% ऑफ द टोटल रेंज एरिया, यानी बहुत बड़ा एरिया था, 66,320 स्क्वायर किलोमीटर का था, है ना। अब ये रहा नहीं है। अब मेजर प्रॉब्लम क्या है, तो मेजर प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ अ क्लाइमेट चेंज, बट मेजर प्रॉब्लम इज अ चेंजिंग ऑफ द लैंड यूज पैटर्न, दैट्स मीन्स द population footprint is large on this habitat area and that is a major issue. Fourth question दोस्तों, consider the following pair of nomenclature and its meaning used in Assam. 1. Axomia, migrant people to Assam. Khilonjia, indigenous communities. Adibasinda, tribes who lived for several generations in Assam. Which of the above pair is or are correct? So answer is C, 2 and 3 only. 2 खिलोंजिया और आदिबासिंदा ये करेक्ट है, ये एक्सोमिया ये नहीं है। तो एक्सोमिया का मतलब क्या होता है, इन जनरल इट्स कॉल्ड एज अ पीपल ऑफ आसाम हुज एंसेस्टर लिविंग इन आसाम। देख लेते हैं न्यूज में क्या है दोस्तों। वाई डेफिनेशन ऑफ आसाम इज पीपल इज इल्यूसिव। मार्च 2022 में आसाम गवर्नमेंट ने उनके असेंबली में बताया कि नियरली 1.44 लाख फॉरेनर जो है वो आइडेंटिफाइड हो गए एज ऑन डेट ऑफ द 31 जनवरी 2022 एज पर द 1985 आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड वाज साइंड, किसने साइन किया था, सेंटर ने किया था, आसाम गवर्नमेंट ने किया था, विथ ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन असू एंड ऑल आसाम गण संग्राम परिषद जो है इन्होंने किया था। दिस मोमेंट वाज वेरी डोमिनेटिंग इन 1979-1985। किसके अगेंस्ट में थे, तो ये बांग्लादेशी माइग्रेंट जो है उनके अगेंस्ट में ये मूवमेंट चल रही थी। और उसके तहत 1985 में आसाम अकॉर्ड हुआ और उसके तहत डिसाइड हो गया हु आर आसामीज। अब मीनिंग कोई क्लियर नहीं है भाई, अलग अलग डेफिनेशन है कि आसामीज या एक्सोमिया किसको कहा जाए। पहला तो यह है people whose ancestors were living in Assam before 1826। 1826 यानी जब आसाम ब्रिटिश इंडिया में मर्ज हो गया था। दूसरा ये था कि ऐसे माना जाता है कि ऐसे रेसिडेंट जो 1951 के पहले के है ना, 1951 के जब फर्स्ट एनआरसी ड्रॉन अप, पहला एनआरसी ड्रॉ कर दिया गया। तीसरा करता है कि एनीवन स्पीकिंग, कुछ भी जो स्पीक है, एनीवन स्पीकिंग एनी इंडिजिनियस लैंग्वेज ऑफ द आसाम, वो भाई आसामीज हो जाएगा। चौथा एक और डेफिनेशन है कि इंक्लूड बंगाली स्पीकिंग रेसिडेंट्स ऑफ द बराक वैली वेयर बंगाली इज अ लोकल लैंग्वेज। ये ब्रॉड डेफिनेशन भी ली गई है, तो नॉट एनी कॉन्क्रीट डेफिनेशन। लास्ट क्वेश्चन, in the market volatility condition, which of the following event or events can be happened? 1. Selling of shares at falling prices. 2. Selling of initial public offer issues at falling prices. 3. Selling of blue chip shares at a constant prices. Answer is A, only one is correct। जब market volatility आती है तब obviously क्या रहता है, bearish condition। बियरिश कंडीशन रहती है
यानी बिकवाली का माहौल रहता है, बेचते रहते। लेकिन उस वक्त फॉलिंग प्राइस, भाई आईपीओ तो इशू ही नहीं करते, क्योंकि आईपीओ इशू कर रहे हैं और उसके फॉलिंग प्राइस पर तो कोई मतलब नहीं बनता। अभी पेटीएम के बुरे हाल हो चुके हैं, है ना, तो इसी वजह से अभी कोई आईपीओ तो इशू ही नहीं कर रहा है, बिकॉज मार्केट वोलेटिलिटी। अब ये कोई लॉजिक बैठता नहीं भाई कि सेलिंग अ ब्लू चिप शेयर्स एट द कांस्टेंट प्राइस, ऐसा कोई ये होता नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा गूगली क्वेश्चंस रहते, देख लेते क्यों न्यूज में है। भाई वॉर एफपीआई एग्जिट प्ले स्पॉइल स्पोर्ट्स पुश आईपीओज वर्थ ₹77,000 करोड़ टू बैक बर्नर। बहुत बड़ा इशू है। पिछले साल ये माहौल बना था आईपीओ का, बम से गिर रहे थे फिर भी आईपीओ बेचे जा रहे थे, है ना। पेटीएम के तो बुरे हाल हो गए। अभी ये बुरे हाल देखा, सोचा कि 22 में कुछ हाल अच्छे हो जाएंगे, बूम आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्या देखते हैं कि सेंसेक्स फॉलिंग ओवर 8,300 पॉइंट्स, दैट इज 13.5% बिटवीन द 14 जनवरी टू 7 मार्च। अब क्यों हो गया, तो जस्ट हम क्या देखते हैं, एफपीआई सेल हो रहे बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन यूएसए, रशियन इन्वेजन कर दे यूक्रेन का और राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ये बुरे हालत में भाई आईपीओ निकालना है, बर्बादी होना है। तो आप देखो एलआईसी वगैरह सबने आईपीओ अभी रोक डाले हैं। तो देखो मार्केट वोलेटिलिटी कितनी डेंजर हो सकती है। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ लो दोस्तों, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।